जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज के 8वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक्नीशियन पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज का 7वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द डैश हार्मोन ऑन द अदर साइड ऑफ द शूट। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमें यह बताओ कि जो पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी बात की जाएगी हार्मोन्स की, किसकी बात की जाएगी? हार्मोन्स की या हार्मोन की, तो आप सभी कहेंगे कि ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। क्या है? तो आप सभी कहेंगे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये वैसा रासायनिक पदार्थ है जो बेसिकली क्या करता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, उत्तेजना प्रदान करता है। क्या करता है सर? उत्तेजना प्रदान करता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि प्लांट हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन को ही क्या कहा जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, फाइटो हार्मोन कहा जाता है। और आपके कई एग्जाम में यह सवाल भी किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन में रहता है पादप हार्मोन। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्लांट मन पादप और हार्मोन कहेगा तो हार्मोन ही, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेरे मित्र, बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं जंतु या पादपों में नियंत्रण और समन्वय की, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, आप कहेंगे गुरुजी ये चीज क्या होती है? तो आप सभी जो अपने माइंड के हिसाब से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप सभी कहते हो कि गुरुजी हमें संवेदना होती है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है, ये सब का सब किसके अकॉर्डिंग होता है सर? या इस पूरी चीज को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो जो आपके बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का तंत्र है वो नियंत्रित कर रहा है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि सर जंतुओं में तो वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम होता है, साथ ही साथ मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं उसके शरीर में। तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र और रासायनिक पदार्थ दोनों के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। इसके अंदर जो भी चीजें होती है वे सब के सब हार्मोन्स के चलते होती है, जो कि क्या है? तो प्लांट का एक तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला पदार्थ है, जो बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, तो 4 हार्मोन यहां पे आपको दिख रहा होगा, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर ये प्लांट हार्मोन है। ध्यान में रखेंगे, अगर हम यहां पे इथिलीन भी जोड़ दें, अगर हम लोग यहां पे इथिलीन भी जोड़ दें, तो ये भी क्या कहलाएंगे सर? प्लांट हार्मोन ही कहलाएंगे। मेरे मित्र, आप सभी को ध्यान में ये भी रखना होगा कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट में पाया जाता है, ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, कोशिका विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं, कोशिका विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजों के अंकुरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो साइटोकिनिन है वो क्या है सर? तो बीजों के अंकुरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीजों के अंकुरन यानी कि सीड के जर्मिनेशन के लिए। और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये किसके लिए? तो हम लोग कहते हैं सर ये पौधे में वृद्धि के लिए होता है। और जो एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड है सर, ये जो है ये प्लांट का वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है, यानी कि इसको हम लोग प्लांट का ग्रोथ इनविटर हार्मोन बोलते हैं, यानी कि पादप वृद्धि रोधक हार्मोन। पादप वृद्धि रोधक हार्मोन ये क्या करता है? तो सर पादप के वृद्धि को रोकता है।
अब आप सबों को मालूम है कि पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं सर वृद्धि वाला एरिया होता है। और पौधे के वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, सर ऑक्सीजन जिम्मेवार है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा पौधे के तना में वृद्धि नहीं होगा, यानी कि उसका जो सूट वाला हिस्सा है, शीर्ष वाला भाग है, उसमें वृद्धि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि प्लांट के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन हार्मोन मौजूद होते हैं, इसीलिए प्लांट क्या होते हैं, तो सर प्रकाश के प्रति अपना प्रीत दिखाते हैं। और हम लोग कहते हैं सर चूंकि ये प्रकाश के प्रति प्रीत दिखा रहा है तो ये फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा, यानी कि प्रकाश अनुवर्ती हो जाएगा। अब प्रकाश अनुवर्ती होने के लिए इसको क्या चाहिए, सर ऑक्सीजन हार्मोन चाहिए, और इसीलिए ये क्या होगा, तो सर प्रकाश की ओर झुक जाएगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर ये झुक जाते हैं, आप कहेंगे सर पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के चलते प्रकाश क्या होते हैं, तो पौधे क्या होते हैं, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम पादप हार्मोन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर, ऑक्सीन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। एक और होता है जिसको हम लोग फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, वो क्या है, फ्लोरोजिन्स। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पादप में फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजिन्स होगा। और इथिलीन की बात करेंगे तो सर ये क्या है, फलों को पकाने वाला हार्मोन बोला जाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे जो हैं वो कुछ बाह्य कारक के प्रति भी अपना उद्दीपन शो करते हैं। अगर वो प्रकाश की ओर झुक रहा है तो इसको हम लोग प्रकाश उद्दीपन बोलते हैं। जल की ओर बहुत तेजी से जा रहा है तो इसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर जड़ की बात करते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्व के अकॉर्डिंग चलता है तो उसको हम लोग जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहरहाल अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण डैश है। An incident ray strikes a plane mirror at an angle of 20 degree with the mirror. The angle between the incident ray and reflected ray is. मेरे मित्र एक दफा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो अमूमन हम लोग क्या आइडिया लगाएंगे कि सर जो आपतित कोण होगा और जो हमारा परावर्तित कोण होगा वो दोनों होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में गौर फरमाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे सवाल इसको ये पूछा जाना चाहिए कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का जो कोण है उसका कुल माप कितना है, तब हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आपतन कोण 20 डिग्री मान लेंगे। नहीं, यहां पे कहा जा रहा है कि 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है किसके साथ, समतल दर्पण के साथ। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये हमारा प्रकाश की किरण है तो ये समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, सर 20 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि आपतन कोण क्या होता है, तो सर जी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण तो चला हमारा ये होगा, आपतन कोण हमारा ये होगा जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा, यानी कि एंगल आर हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम इस पूरे की बात करें, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें यहां पे इस तरीके से और इधर भी इस तरीके से, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये गिर रहा है मिरर पे तो सर ये मिरर के साथ 20 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बचा कितना, आप कहेंगे सर जी 70 डिग्री। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है तो सर एंगल आई भी हमारा 70 डिग्री और एंगल आर भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 70 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, तो आपतित और परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित, इसके किरणों के बीच का कोण जो है वो तो ये टोटल हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर 140 डिग्री। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 डिग्री का कोण ही दर्पण के साथ बना रहा है, अभिलंब के साथ थोड़ी बना रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये हमारा आपतन कोण अगर ये 20 डिग्री है तो आपतन कोण आप कहेंगे सर 70 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, तो ये वाला हमारा आपतित किरण
और ये वाला हमारा परावर्तित किरण, तो इसके बीच का टोटल कोण कितना होगा? आप कहेंगे 70 + 70 140, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन? मुट्ठी को बंद करना, दिल की धड़कन, एक कुर्सी को चलाना, एक वस्तु को लेना, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो स्वैच्छिक कार्रवाई का कहा जा रहा है, अगर आपसे यह कहा जाता है कि यहां पे अनैच्छिक, तो स्वैच्छिक और अनैच्छिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मूवमेंट किसके चलते होता है? सर हमारे मसल्स के चलते होता है, मांसपेशी के चलते होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शरीर में मूवमेंट, शरीर में गति मांसपेशी के चलते होती है या पेशी उत्तक के चलते होती है, यह भी आप कह सकते हैं, मांसपेशी के कारण होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मसल्स में क्या होते हैं? सर प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन जैसे प्रोटीन होते हैं जो मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारे पास हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी मसल्स हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और कुछ ऐसे हैं जिस पे हमारा नियंत्रण होता है। जैसे जिस पे हमारा नियंत्रण होगा उसको तो हम लोग कहेंगे सर वो हमारे इच्छा के अनुसार चलेगा, और जिस पे नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर वो हमारे अनिच्छा के विरुद्ध चलेगा। जैसे दिल का धड़कना, इस पे आपका कोई कंट्रोल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुट्ठी बंद करना और खोलना कंट्रोल है। तो सवाल जो करा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि मुट्ठी को बंद करना, क्लोजिंग ऑफ फिस्ट। आप क्या कहिएगा? ये तो सर जखनी मन होगा तखनी खोलेंगे और जब मन होगा उसको बंद करेंगे, तो ये स्वैच्छिक कार्रवाई है। जबकि दिल की धड़कन, हमारे हिसाब से दिल की धड़कन नहीं होगा सर, ये अपने हिसाब से होगा, और अगर दिल की धड़कन रुक गया तो आदमी भी रुक गया। तो आप क्या कहेंगे कि सर दिल की धड़कन स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, जबकि कुर्सी को जब चलाने का मन होगा घसका देंगे फिर खींच लेंगे। वस्तु को लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हमको पिक करना है या नहीं करना है। तो ध्यान में रखेंगे कि जिस हमारे बॉडी के जिस किसी भी हिस्से के द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई की जा रही है वहां पे क्या मौजूद है? वॉलेंट्री मसल्स मौजूद है। और जहां पे सर हमारे शरीर के द्वारा या हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा है हमारे मसल्स में, वहां कहेंगे सर इनवॉलेंट्री मसल्स मौजूद है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा सवाल कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है किलोवाट्स, वाट्स, जूल, हॉर्स पावर। आप कहेंगे सर हॉर्स पावर। ध्यान में रखेंगे इसी को हिंदी में अश्वशक्ति कहते हैं। और 1 HP कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। अगर बात करी जाएगी मशीनों की शक्ति, तो सर मशीनों की शक्ति भी हम लोग किस में मापेंगे? HP में ही मापेंगे, हॉर्स पावर में ही मापेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे किसकी सर? शक्ति की, कि शक्ति जो है वो कौन सी राशि है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही अदिश राशि है। और अगर हम इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? वाट लिखेंगे। और याद रखिएगा कि 1 किलोवाट कितना के बराबर होगा? 1000 वाट के बराबर होगा, 1000 वाट्स के बराबर होगा, जिसको हम 10⁻³ वाट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, P = हम लोग E/T लिखते हैं। मतलब क्या कि जो हमारा कार्य करने की दर होती है शक्ति कहलाती है, या ऊर्जा में व्यय की दर को हम लोग क्या कहते हैं सर? शक्ति कहते हैं। तो वाट जो है वो छोटा यूनिट हो जाता है, जबकि किलोवाट शक्ति का बड़ा यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और जूल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कार्य या ऊर्जा का यूनिट क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे सर जूल लिखेंगे। मेरे मित्र याद रखिएगा कि यहां पे हॉर्स पावर को इंडस्ट्रियल यूनिट तो बोला ही जाता है, साथ में हॉर्स पावर को इंपीरियल यूनिट भी बोला जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं पे ये सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इंपीरियल यूनिट के नाम से जाना जाता है, तो आप किसको टिक करेंगे? HP यानी कि हॉर्स पावर को टिक करेंगे। तो हॉर्स पावर को हम लोग इंपीरियल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 4 जनवरी के 12 बजे रात तक सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है। अगर आप में से कोई भी बच्चे
चाह रहे हैं कि साइंस को मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए है। एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए तैयारी करवाई जाएगी, मतलब साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी। अगर आपको मन है कि सर हम सिर्फ बेसिक साइंस पढ़ेंगे, तो ये बैच आपका 2 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपका 1 साल है, इसका सर 2 साल और इसका 3 साल है। और ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। ऑप्शन है परमाणु, यौगिक, मूलक, संयोजकता। क्या होगा? ध्यान में रखिएगा कि ये जो परमाणु है, ये क्या है? आप सभी याद रखेंगे, तत्वों का सूक्ष्मतम कण, तत्वों का सूक्ष्मतम कण। तो जब भी आपसे सवाल करा जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय एटम, आप कहेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। यौगिक, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका परिभाषा कि दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, यौगिक का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है, आप कहेंगे यौगिक। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी मूलक क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मूलक जो है वो आपका परमाणु या परमाणुओं का समूह है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पे हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव आवेश मौजूद होता है। पॉजिटिव या निगेटिव आवेश होता है। आप कहेंगे गुरुजी एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल चलसी। अगर हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स की, तो आप सभी ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो हम लोग Na+ लिखते हैं, तो ये एक ही परमाणु है यहाँ पे, और इसी जगह हम SO4 2- लिख दें, तो ये सर परमाणु का समूह हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम लोग बात कर लेते हैं Mg2+ की, तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये या तो परमाणु है या फिर परमाणुओं का समूह है, और इस पे हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश रहता है। तो जब भी रेडिकल्स की बात की जाएगी केमिस्ट्री में, आप कहेंगे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पे धन आवेश या ऋण आवेश रहता है। 2 प्रकार के होंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव रेडिकल्स बोला जाएगा, जिस पे निगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग निगेटिव रेडिकल्स कहेंगे। सोडियम पे प्लस है, आप कहेंगे पॉजिटिव रेडिकल्स है। SO4 2-, सल्फेट पे सर माइनस है, आप कहेंगे सर ये नेगेटिव रेडिकल्स है। नेक्स्ट है सर संयोजकता। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो लॉस या आपका गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो उसकी संयोजकता होती है। और ऐसे साइंटिफिकली आप सभी याद रखेंगे कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो बेसिक जो आपका परिभाषा है उसी को आप यहां पे लिखिएगा कि क्या, कि सर तत्वों को या तत्वों अपना अष्टक पूरा करने हेतु त्याग या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? आप कहेंगे सर संयोजकता कहलाएगी। अगला देखिएगा, बहुत ही सरल सा सवाल, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी कहेंगे सर बल के समीकरण की बात की जा रही है, तो F=ma हो जाएगा। अच्छा ये m भी, तो आप कहिएगा गुरुजी ये तो संवेग की बात की जा रही है। और mgh,
तो आप कहेंगे गुरुजी ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है। और यहाँ पे है सर U प्लस AT, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग V इक्वल्स टू बात करते तो क्या कहते हैं U प्लस AT, यानी कि जो आपका गति का पहला समीकरण होता है उसमें हम लोग V इक्वल्स टू U प्लस AT लिखते हैं। S इक्वल टू क्या लिखते हैं तो सर जी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं। V स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं U स्क्वायर प्लस 2AS लिखते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। प्रथम समीकरण V इक्वल टू U प्लस AT, द्वितीय समीकरण UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तृतीय समीकरण V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सेल या बैटरी, वोल्ट मीटर, अमीटर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी उपकरण में से कौन सा विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग किसी परिपथ की बात करते हैं, अगर हम लोग किसी परिपथ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि गुरुजी परिपथ में हम लोग जो परिपथ के अवयव को लगाते हैं उसमें हमारा बल्ब होता है और फिर क्या होता है सर जी बैटरी होता है और जो हमारा स्विच होता है। अब ये जो बैटरी है ये एक्चुअली क्या दे रहा होता है पूरे परिपथ में विभवांतर। क्यों? क्योंकि सर बगैर विभवांतर के विद्युत धारा तो प्रवाहित ही नहीं होगी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालकों में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, आप कहेंगे सर सेल या बैटरी जो है ये चालकों में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। इसकी खोज किसने करा? आप सभी ध्यान में रखना, अलेसांद्रो वोल्टा ने करा। गैल्वेनोमीटर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं तो सर विद्युत धारा की दिशा को बताने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं और कभी कभी थोड़े मात्रा में विद्युत धारा को मापने के लिए भी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे विभवांतर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए अगर हम लोग उपकरण की बात करेंगे तो क्या कहेंगे वोल्ट मीटर, जबकि अमीटर की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि धारा का परिमाण मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे। तो आप सभी ध्यान में रखना धारा का परिमाण मापने के लिए अमीटर का उपयोग करेंगे। अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि विभवांतर पूछा गया है वोल्ट मीटर खटाक से टिक करेंगे, अब बाद में आके माथा पकड़ के रोएंगे कि अच्छा पूछा जा रहा था विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या कहेंगे कि सेल या बैटरी सर ये सर्किट में क्या करता है विभवांतर बनाता है, जबकि विभवांतर को मापते किससे हैं वोल्ट मीटर से, धारा को आममीटर से, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को बताता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। मेरे मित्रों ऑप्शन है चारकोल, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, कोक। आप सभी ध्यान में रखेंगे कोक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं सर धातुओं अयस्कों से धातुओं के निष्कासन में करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे हम लोग मान लें। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं धातु की तो ये जो धातु है ये हमें कहां से मिलते हैं तो सर ये अयस्क से हमें प्राप्त होते हैं। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अयस्क और खनिज की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये जो खनिज है ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पे मौजूद होता है और ये जो अयस्क है ये खनिज का ही रूप होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं। और वैसे खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में कोई विशिष्ट धातु मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं सर अयस्क कहते हैं। अब आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग धातुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो धातुओं के रिएक्टिविटी के बेस पे यानी कि क्रियाशीलता के बेस पे क्या करते हैं तो सर धातुओं के क्रियाशीलता के बेस पे हम लोग धातु को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है तो सर उच्च अभिक्रियाशील धातु, एक क्या होता है हमारा उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। एक होता है हमारा सर मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और दूसरा हमारा क्या होता है तीसरा हमारा क्या होता है सर निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये कभी भी सर मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर क्या है तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे वो तो वातावरण के ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, पानी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेगा।
तो मेरे मित्र जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये बेसिकली आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, ये आपको क्या मिलता है सर, संयुक्त अवस्था में मिलता है। क्योंकि ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं इसीलिए इसको बांध करके रखा जाता है और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये आपको संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो संयुक्त अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं उसको उसके अयस्क से निकालना बहुत ही सिंपल है। क्या? तो सर इसका हम सिर्फ और सिर्फ वैद्युत अपघटन कर देते हैं, मतलब जो गलित अवस्था में उच्च अभिक्रियाशील धातु के अयस्क होंगे उसका वैद्युत अपघटन कर देते हैं और उसका शोधन कर लेते हैं, हमें मिल जाता है धातु। लेकिन अगर हम मध्यम अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो इसके अयस्क या तो आपको सल्फाइड ओर के रूप में मिलेंगे या फिर कार्बोनेट ओर के रूप में मिलेंगे। और अगर सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के रूप में मिल रहे हैं तो इसका कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करेंगे, यानी कि भर्जन करेंगे या फिर निस्तापन करेंगे। भर्जन और निस्तापन के उपरांत हमें धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त होता है और उस ऑक्साइड का कोक के उपस्थिति में क्या किया जाता है सर, अपचयन करके उसे शुद्ध किया जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, कोक का यूज किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग निम्न अभिक्रियाशील धातु की भी बात करते हैं। तो बेसिकली याद रखना है कि मेटलर्जी में धातु कर्म में क्या है, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में क्या करते हैं हम लोग, कोक का उपयोग धातु के शोधन के रूप में करते हैं। बाद बाकी मेरे मित्र ग्रेफाइट की बात करेंगे, कार्बन के अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है सर, अपवाद है। इसलिए अपवाद है क्योंकि ग्रेफाइट से विद्युत का चालन होता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि सर अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट अपवाद है जो कि क्या है सर, विद्युत का चालक है। ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त अवस्था में होता है। दैट्स व्हाई दे पास द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इजिली। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है इसीलिए ये आसानी से क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर लेते हैं। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी, अंडप। क्या कहोगे चिल्ला कि सर अगर हम लोग किसी भी फूल के बात करेंगे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो हम लोग कहेंगे सर ये इसका जो है अंडप हो जाएगा, ठीक है, फीमेल पार्ट। और मेरे मित्र इसी के साथ आपको यहां पे इस तरह की संरचनाएं भी देखने को मिल जाती है और फिर कुछ इस तरह का दिखता है, फिर कुछ इस तरीके का और फिर ये आपका इस तरीके का, ये ऐसे। क्या कहते हो कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं फूल के मेल और फीमेल पार्ट की, तो मेल पार्ट के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है सर, पुंकेसर, बोले तो एस्टेमेन कहा जाता है। बेसिकली ये जो एस्टेमेन यानी कि पुंकेसर है ये क्या है, तो सर ये वाली जो आप एक कोष्टक देख रहे हैं इसको परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागकोश। और इसमें जो आपको काली काली डॉट दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। और चला जी ये जो आप पूरा संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग तंतु यानी कि फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एस्टेमेन इज द कंपोजिशन ऑफ फिलामेंट, एंदर और ये आपका पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो फूल का आपका मतलब नर भाग होगा उसको हम लोग एस्टेमेन यानी कि पुंकेसर के नाम से जानेंगे। एस्टेमेन यानी कि पुंकेसर के नाम से जानेंगे, जिसमें परागकोश और परागकण आ जाएंगे। अब यहां पे अगर हम आएंगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग अंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडप यानी कि ओव्यूल बोलते हैं। और ये पूरी संरचना कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। पूरी संरचना क्या कहलाती है, कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। ये जो रंगीन पार्ट होता है इसको हम लोग पंखुड़ियां कहते हैं और ये वाला पार्ट जो है वो आपका बाह्यदल कहलाता है। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं थैला जैसे, जिसपे ये फूल का पूरा भाग रहता है, इसको हम लोग थैलमस कहते हैं। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो बाह्यदल आप कहिएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे सर जी। पुंकेसर आप कहिएगा गलती है, नहीं होगा, ये तो फूल का नर भाग होता है। पंखुड़ी पेटल्स आप कहेंगे सर ये तो रंगीन भाग होता है। जबकि अंडप कहेंगे सर यह सही आंसर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही सरल सा सवाल कि 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले 1 बिलियन का पीएच स्तर क्या होगा। मेरे मित्र सीधे याद रखना है, 10 टू द पावर -5 है, पीएच वैल्यू हमारा 5 होगा। आप कहोगे क्यों सर, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग इंटू एच प्लस होता है। ध्यान में रखेंगे कि कहीं कहीं पे यही माइनस लॉग H3O प्लस होता है। आप कहेंगे H3O प्लस का है, तो जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आप सबों को मालूम है कि वो हाइड्रोजन आयन देगा। अब हाइड्रोजन आयन वाटर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेती है। इसीलिए जो पीएच वैल्यू है उसको या तो हम लोग माइनस लॉग H प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस लॉग H3O प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली ये 10 के पावर में होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जब यहां पे मोल प्रति लीटर कहा जा रहा है तो 10 टू द पावर -5, तो ये सीधे सीधे पीएच 5 को बता रहा है। अब यही चीजें अगर रहता कि सर जल का जो आपका मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन की मात्रा है वो है 1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो जल का पीएच मान कितना हो जाता। जल्दी से आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा जल का पीएच मान क्या होगा, ये आप सबों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। आपको मालूम है ध्वनि को गुजरने के लिए हमेशा माध्यम चाहिए, सबसे तेज ठोस में चलेगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम सर गैस में चलेगा। तो सर जब माध्यम चाहिए तो ये निर्वात में गमन नहीं करेगा, जबकि प्रकाश सर निर्वात में गमन करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का। कई बार मैंने बताया है सर गतिज और स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किसका उपयोग पेयजल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है चला, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को कहा जाता है। बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा अमोनियम सोडा या सॉल्वे विधि द्वारा बनाया जाएगा। धवन सोडा की बात करेंगे तो सर Na2CO3 10H2O, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेकिंग पाउडर अलग चीज है चला, क्या है तो बेकिंग पाउडर इज द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। कार्बन के 1 मोल में पूछा जाए या फिर किसी भी चीज के 1 मोल में पूछा जाए, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी। एवोगाड्रोस नंबर सर Na से रिप्रेजेंट करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। देख लीजिए कहां पे है सर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल सर 0.1 सेकेंड होता है। कितना, 0.1 सेकेंड, या इसी को हम लोग 1/10 सेकेंड के रूप में देखते हैं। यहां पे ऑप्शन में मिस्टेक है, इस वाले ऑप्शन को आप यहां पे 0.1 कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि डॉबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। सल्फर, कैल्शियम, आर्सेनिक, आयोडीन। बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज करेंगे कि गुरुजी ये कैसे संभव हो गया, हम लोग तो डॉबराइनर के ट्राइड्स को मात्र 3 ही ट्राइड्स के रूप में देखते हैं, लीना के केसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने, मतलब लिथियम, और फिर हमारा लीना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम एस्ट्रोनिटम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन सर ये इसमें कैसे करेंगे। मेरे मित्र थोड़ा सा कूल रहेंगे। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करते हैं डॉबराइनर के ट्राइड की, तो सर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम एस्ट्रोनिटम और बेरियम, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बिल्कुल सही है कि डॉबराइनर बाबा ने इस 3 ट्राइड के बारे में एक्सप्लेनेशन करा था। लेकिन डॉबराइनर के ट्राइड के अनुसार हम ये तो कह सकते हैं सर कि तत्वों को अगर 3-3 करके समूह बनाया जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो सर 3-3 करके समूह जो बनाएंगे उसमें हमारा जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन
ये फेल क्यों हो गया था? क्योंकि सर इस तीनों के अलावा और किसी पे एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। तो मन में एक धारणा बन गई कि ऐसा 3 ट्राइड कहीं भी हो सकता है और 3 तत्व को सीरियली ले लेंगे तो बीच वाला तत्व जो है वो डोबरेनेट ट्राइड की तरह बिहेव करेगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब तो हम पूरे आवर्त सारणी में देख सकते हैं। बिल्कुल, और यही चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। कहां पे? तो सर आवर्त सारणी पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आवर्त सारणी पे, आवर्त सारणी पे, आवर्त सारणी हमने यहाँ पे लगाया नहीं था चला, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो बहुत पेज है यार। यस, आ गया। ये देख लो चला, यहां पे हम रखते हैं। ये देखो, अब अगर हम डॉबरेनर ट्राइड के अनुसार यहां पे 3 तत्वों का समूह बनाने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि सर ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम इसका भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक इसका भी बना सकते हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। जब हमको 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं किसी भी तत्व के साथ। लेकिन याद रहे कि डॉबरेनर का ट्राइड चिला, डॉबरेनर का ट्राइड ये केवल 3 ही है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये आपके आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा गया है। हो गया क्या कॉन्सेप्ट है? तो चला जी, यहां पे कहा जा रहा है कि डॉबरेनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि फास्फोरस आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाएंगे? सर आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाए जाएंगे। कहां पे? वर्ग 15 में। और मेरे मित्र इसमें कहा जा रहा है कि पहला सदस्य फास्फोरस और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका एंटीमनी। तो देख लीजिए कि पहला फास्फोरस और तीसरा आपका एंटीमनी, बीच में कौन है? आप कहिएगा सर आर्सेनिक। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे एक आध 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे सर, कंसेप्चुअल होंगे, जहां पे पीरियोडिक टेबल या इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कार्बन का कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन है संगमरमर, डोलोमाइट, चौक, हीरा। क्या होगा इसका आंसर? क्या कहिएगा कि गुरुजी कार्बन का यौगिक पूछा जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे संगमरमर, डोलोमाइट, चौक और हीरा की बात करेंगे। तो इसमें हमको हीरा क्या नजर आ रहा है? सर कार्बन का अपरूप। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन का यौगिक नहीं है। ये क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है, यानी कि आप कह सकते हो कि कंपाउंड नहीं है, ये अपरूप है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सरल सवाल कि कवक की कोशिका भित्ति आप कहेंगे काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति पूछता तो सेलुलोज कहते। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति पूछा जाता तो आप सभी क्या कहते? गुरुजी लिग्निन। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मेरे मित्र मान लीजिए कि ये आपका कोई गुणसूत्र है इस तरीके से, और यहां पे ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जिस जिस जगह पे आपका संलयित होता है यानी कि जुड़ा हुआ होता है इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसमें 19 ही है और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन आप सभी समझ पाए होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चला, बहुत जल्द पीवाईक्यू वार्म अप सीरीज का मैराथन सेशन आप सबों के सामने लाने जा रहा हूं ताकि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके और फिर हम लोग नए तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सके। तो अभी आपका ये 8वां सेट हो गया है और आगे 1-2 सेट तक हम लोग 19-20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वैसे करेंगे। लेकिन 1-2 सेट के बाद हम आपको पीवाईक्यू का जो वार्म अप है इसका पूरा का पूरा मैराथन करवा देंगे ताकि ये पीवाईक्यू वाला जो झंझट आप लोगों के मन में लगा हुआ है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे और इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।